ईयर वाइज ईयर। तो मान लो अगर किसी के यहाँ 90 दिन का रूल है, तो 90 दिन तो उसके 3 साल के जॉब में हो जाएंगे। उसके बाद वो अर्न लीव कभी ले ना, तो जब तक कि उसकी सर्विस है हर साल वो अर्न लीव को 1 महीने का सैलरी कैश करा सकता है। तो इसको बोलते हैं रेगुलर मोड ऑफ इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव। तो ये जो रेगुलर मोड ऑफ इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव है, ये आपकी सैलरी में जुड़ेगी ही जुड़ेगी, ये किसी को एग्जेम्प्ट नहीं है। अच्छे से नोट कर लीजिए, किसी कैटेगरी का एम्प्लॉय हो, अगर वो रेगुलर मोड में मीन्स ईयर बाई ईयर या ईयरली मोड में और ऑन द कंटिन्यूएशन ऑफ द जॉब, if he is availing any earn leave facility, then earn leave facility in the terms of monetary benefit, then such benefit is going to be included in the salary. इतनी बात तो पहले आप बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए कि अगर रेगुलर मोड में आपने अर्न लीव को कैश कराया, इनकैशमेंट किया, तो वो आपकी सैलरी में उसी साल जुड़ जाएगा जिस साल आपने इनकैशमेंट किया। यहाँ तक की बात क्लियर। अब बात ये हो रही है कि मान लीजिए आपका ये तो हर एक के अपने अपने उसके हिसाब से डिपेंड करता है ना बेटा, अपनी अपनी रिक्वायरमेंट और नीड के हिसाब से। किसी को लगता है यार हम रेगुलर ले लें, वो ठीक है। किसी को लगता है यार जब मैं रिटायर होऊंगा तो मेरे पास कई सारे खर्चे रहेंगे, तो ऐसा करता हूँ मैं इसको लेता ही नहीं हूँ, ये अकाउंट में बैलेंस होती जाए और द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मुझे लमसम इकट्ठा कुछ पैसा मिलेगा, तो वो ज़्यादा काम आ जाएगा। मैं मकान बनवा सकता हूँ, कई तरीके के लोगों के प्लान्स होते हैं, मैं ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ वटेवर। तो इस तरीके के अगर आप अपने अकाउंट में उन लीव्स को ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट देते चले जा रहे हो, या एटलीस्ट उतनी तो बची हुई है कि जितनी वो अकाउंट मेंटेन करने के लिए रखनी है, 90 120 वटेवर, तो वो जो बची हुई हैं उनका भी आपको पूरा लमसम पेमेंट होगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो ये जो लमसम पेमेंट है ये रिटायरमेंट बेनिफिट का हिस्सा है, और इसमें आपको देखना है कि व्हाट अमाउंट शुड बी एग्जेम्प्टेड एंड व्हाट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। अच्छे समझ आ रहा है कि अर्न लीव के केस में दो बात होंगी, एक रेगुलर पेमेंट और एक फाइनल लमसम पेमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो रेगुलर अगर आप ले रहे हो तो टैक्सेबल फॉर ऑल द कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉइज, चाहे वो गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो या कोई हो। अगर आप रेगुलर नहीं ले रहे हो, यू आर मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ द अर्न लीव टू इन कैश एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तो जो लमसम अमाउंट आपको मिलने वाला है फॉर द इनकैशमेंट ऑफ द अर्न लीव, वो कैसे ट्रीट होगा फॉर द पर्पज ऑफ टैक्सेबिलिटी, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया, दूसरे की बात अब करते हैं। तो जो ये आपको फाइनल बैलेंस एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिला, फिर इसमें वही चीज आ जाएगी कि यू हैव टू वर्क आउट सम फिगर्स एंड द लीस्ट ऑफ सच फिगर्स विल बी एग्जेम्प्टेड एंड रेस्ट इज टैक्सेबल। अब इसमें कौन कौन सी चीजें आपको वर्कआउट करनी है। पहली, द अर्न लीव एक्चुअली रिसीव्ड, इनकैशमेंट ऑफ द अर्न लीव में आपको क्या पैसा मिला, ये फिगर नंबर एक मान लो। आप सीधी सीधी बात के हिसाब से मैं चल रहा हूँ, नॉट विद द सीक्वेंस। फिगर नंबर 1, द अर्न लीव एक्चुअली रिसीव्ड, क्योंकि ये तो सबको याद रहेगा ना कि यार ये पैसा मिला, इसे लिखो। दूसरा, एक सीलिंग है कि इससे ज्यादा एग्जेम्पशन नहीं मिल सकता, एंड सच सीलिंग इज 3 लाख रुपीज। 3 लाख नोट कर लीजिए अच्छे से। दो चीजें हो गई। तीसरी चीज आपके लिए क्या है, तीसरी फिगर कहां से जनरेट होगी, 10 मंथ्स एवरेज सैलरी, जो उसकी जहां पर रिटायर हो रहा है वहां से प्रीसीडिंग 10 मंथ की एवरेज सैलरी, यानी 10 मंथ की सैलरी को आप जोड़ो, उसको डिवाइड बाई 10 कर दो, तो 10 मंथ्स की जो एवरेज सैलरी है उसको मल्टीप्लाई बाय 10 करना है आपको, ये बनेगी उसकी फिगर नंबर 3। 10 महीनों की एवरेज सैलरी का मल्टीप्लाई बाय 10। कंफ्यूज नहीं होगा कि एक ही जैसी फिगर हो सकता है कि लास्ट के रिटायरमेंट के दौरान किसी समय उसकी सैलरी इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, इन बिटवीन द 10 मंथ्स तो एवरेज डिफर हो जाएगा। तो एवरेज आपको 10 मंथ्स का लेना है, उस एवरेज का मल्टीप्लाई बाय 10 करना है, ये तीसरी फिगर है। और चौथी फिगर बड़ी इंटरेस्टिंग है, जहाँ पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। चौथी फिगर जैसे आप वर्कआउट करोगे, तो चौथी फिगर को वर्कआउट करने के लिए आपको करना क्या होगा कि आपको जो उसकी पूरा
अकाउंट में बैलेंस पड़ा हुआ है लीव का, वही तो अवेल कर सकता है वो। यस, वही अवेल कर सकता है। तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना। आपको ध्यान किस पे देना है कि जो भी जितने साल उसने काम किया है, उसके साल में आपको केवल 30 डेज की लीव को लेना है। हो सकता है उसका डिपार्टमेंट 40 दे रहा हो, 45 दे रहा हो, 50 दे रहा हो, हम 30 से ज्यादा नहीं लेंगे। समझ रहे हैं ना? अगर 30 से कम दे रहा है तो वो ले लेंगे। अच्छे से समझ लीजिए, 30 रट नहीं सकते हैं आप। 30 से कम अगर उसका डिपार्टमेंट उसको 15 15 15 15 हर साल दे रहा है लीव, तो 15 आ जाएगी यहाँ पे। 30 आप रटने की फिगर नहीं है, नॉट एक्सीडिंग 30। अगर 30 से ज्यादा है तो 30 से ज्यादा नहीं लेंगे आप। यहाँ कैलकुलेशन पर्पज से आप कितनी लेंगे? 30 अगेंस्ट एवरी कंप्लीटेड ईयर। 30 लीव्स अगेंस्ट एवरी कंप्लीटेड ईयर, ये मिल गई आपको। मान लो उसकी 10 साल की सर्विस कंप्लीटेड है, कंप्लीटेड ईयर लेने हैं, उसके आगे का फ्रैक्शन नहीं लेना। तो मान लो 10 साल की उसकी सर्विस हो गई, तो मल्टीप्लाई बाय 30, 300 लीव निकल के आ गई। इस 300 में से जितनी उसने अवेल कर ली हो सकता है उसने छुट्टी ली हो, या उसने कभी इनका बीच में पेमेंट करा लिया हो एक दो का, तो दैट इज अवेल इधर इन द टर्म्स ऑफ द फैसिलिटी ऑफ टेकिंग द लीव, और इधर बाय द इनकैशमेंट इन द रेगुलर मोड। जैसे भी अवेल कर लिया उसने, उस अवेलमेंट के पीरियड को और लीव को आप हटा दीजिए। अब आपके पास कौन सी लीव बच रही है? विच आर अनअवेल्ड। निकालनी कैसे है? 30 मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। इससे आप लीव का फिगर निकालोगे और उसमें से वो लीव घटाओगे विच इज अवेल्ड either by the regular mode of payment, either by the enjoying that leave, तो आप घटा दीजिए। तब आपके पास कौन सी लीव आ गई? विच आर नॉट अनअवेल्ड अगेंस्ट द सर्विस पीरियड। इसको आप मल्टीप्लाई करा दीजिए एवरेज सैलरी, और एवरेज सैलरी आप निकाल ही चुके हो। वो आपको निकालनी 10 मंथ्स एवरेज सैलरी के हिसाब से। तो उस एवरेज सैलरी से आप मल्टीप्लाई करा दीजिए, ये आपकी फिगर बन गई। तो ये 4 फिगर हो गई आपकी। एक जो आपने ये लीव को एडजस्ट करके निकाली एवरेज सैलरी से मल्टीप्लाई करा के, एक 10 महीने का मल्टीप्लीकेशन किया आपने एवरेज सैलरी के साथ, फिर आपकी एक आई 3 लाख की सीलिंग, फिर एक आई आपकी एक्चुअल अर्न लीव रिसीव्ड। इनमें से जो सबसे कम होगी दैट विल बी द एक्सेप्ट। इसके बाद अगर कुछ बच रहा है फ्रॉम द एक्चुअल रिसीविंग, दैट विल बी द टैक्सेबल। इफ एक्चुअल रिसीविंग इज लीस्ट, देन इट विल बी एग्जेम्प्टेड। फिर कुछ भी नहीं जुड़ने वाला आपकी सैलरी में। ठीक है? अभी एक छोटा सा पॉइंट और इसका डिस्कस कर दूं, फिर इसके बाद अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। ये जो 3 लाख रुपए की मैक्सिमम सीलिंग है, ये कैसी सीलिंग है? ये भी उसी नेचर की सीलिंग है कि जैसी ग्रेचुटी की सीलिंग थी। जब मैं डिस्कस कर रहा था तो मैंने बोला था इफ द नंबर ऑफ जॉब्स आर चेंज बाय अ पर्सन, देन द सीलिंग लिमिट वो चेंज नहीं होगी। सीलिंग लिमिट इज होल लाइफ पीरियड सीलिंग है, कि अगर ये 3 लाख की सीलिंग है और आपने 10 साल 15 साल कहीं जॉब किया, वहाँ की अर्न लीव में आपने एग्जेम्पशन जो भी अर्न लीव कैलकुलेट हुई उस हिसाब से आपको 1 लाख का एग्जेम्पशन मिल गया। इसके बाद फिर आपने कहीं 10 15 20 साल काम किया और फिर वहां से अर्न लीव इन कैश करा रहे हो, तो ये एग्जेम्पशन 1 लाख घट जाएगा, 3 लाख में से 2 लाख बचेगा, जैसा कि आपको ग्रेचुटी के केस में भी मैंने बताया था। ठीक है? तो ये जो सीलिंग है ये एडजस्टेबल है अगेंस्ट योर होल लाइफ। अब आपके जॉब चेंज हो रहे हैं, इस हिसाब से आपके कई बार इनकैशमेंट बन रहे हैं, तो सीलिंग तो हर बार 3 लाख नहीं रहेगी ना, वो उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। ठीक? अब आपको कोई क्वेरी आ रही हो तो आप पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड, प्लीज। एनी क्वेरी? यस बेटा, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है?
ओके, तो एटलीस्ट इसे कि कोई भी डाउट नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, दूसरी पॉइंट ले लेते हैं। कंफर्म तो हो जाए यार कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है। एटलीस्ट आपके पास बुक भी आप मिलाते चल रहे हैं, इसके बाद भी अगर कोई डाउट बनता है तो आप पूछ सकते हैं। यस एनी डाउट बेटा, नहीं है तो इसे नो, तो चीज तो पक्की हो जाए ना इस यस। सर हम लोग जो एवरेज सैलरी ले रहे हैं वो 10 मंथ की ले रहे हैं, 12 हाँ मंथ बेटा, की क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि हम लोग तो एनुअल लीव देख रहे हैं ना, तो एनुअली तो 12 मंथ्स हुए ना, तो हम लोग एवरेज सैलरी 10 मंथ की। एवरेज सैलरी 10 मंथ्स की लेनी है। एवरेज सैलरी 10 मंथ्स की आपने उसमें भी ली थी इन द केस ऑफ जब आपके लिए अ, हाँ एक बात और, आपके सवाल जवाब देने के पहले सैलरी का मीनिंग क्या है यहाँ पर, क्योंकि हर जगह सैलरी का मीनिंग आपके लिए चेंज हो जाता है। ये बात मुझे अपनी तरफ से और जोड़ देनी है, फिर आपके सवाल का जवाब देना। ये जो सैलरी का मीनिंग है, तो यहाँ पे सैलरी एचआरए वाली लगाएंगे आप। सैलरी में वही कंपोनेंट लेंगे जो एचआरए में लिए जाते हैं। बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस इफ अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एंड कमीशन विच इज फिक्स्ड ऑन द परसेंटेज। अब ये एवरेज सैलरी 10 मंथ फ्रॉम द प्रीसीडिंग, ये जो आपको लेनी है, ये रिटायरमेंट बेनिफिट्स में अधिकतर जगह, सब जगह लगभग आपको यही लेनी है अगर एवरेज सैलरी की बात करें। आपको ग्रेचुटी का केस कल जो डिस्कस हो रहा था, तो उसमें वो पर्सन जो कि ग्रेचुटी के पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड नहीं है, उनके लिए जब हम लोग कैलकुलेशन दे रहे थे तो हाफ मंथ सैलरी ऑफ द 10 मंथ एवरेज सैलरी वही भी यहाँ पर भी लगेगा। आप 12 महीने की एवरेज सैलरी नहीं लेंगे। ठीक, अच्छे से लिख लीजिए। और अगर आप बेटा किताब लेके बैठे हो तो आप पेज नंबर 149 खोलिए ईशिता जी, और यस सर। उसमें उसमें आप नीचे की तरफ आइए, जो आपका बी पॉइंट है, बी पॉइंट में एक छोटा सा आपका 1 पॉइंट दिख रहा होगा, रोमन नंबर में दिखा, यस सर। तो वहां पर आप पढ़िए मैक्सिमम ऑफ 10 मंथ सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज सैलरी ड्रॉन बाय द एम्प्लॉई ड्यूरिंग 10 मंथ्स प्रीसीडिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग हिज रिटायरमेंट। मिल गया? यस सर मिल गया। तो जो भी बात है बेटा वो बिल्कुल आपके साथ लॉ के साथ डिस्कस, और ये बड़ी अच्छी बात है कि आप बुक लेके बैठे हुए हैं, तो कोई डाउट आपको रहेगा नहीं। ठीक, और लॉ है तो वो लॉ के हिसाब से चलना है यार, कि वो हम 12 महीने का कर रहे हैं 10 महीने का कर रहे हैं, ये बड़ा इरेलीवेंट हो जाएगा। कि कानून तो कानून है, तो कानून के हिसाब से हमको आपको सबको चलना है। वो बोल रहा है 10 तो 10, वो बोल दे 5 तो 5। ओके सर। अरे वो उसके लिए बोल रहा हूँ केवल मैं, कि ये हंसी मजाक के लिए। ग्रेचुटी के केस में उसने बोल दिया कि बस पीछे वाली ले लो, कोई एवरेज एवरेज मत लो, वही मानेंगे हम, क्योंकि आप लोग तो लॉ से पूरा कनेक्ट रहेगा ना आपका, कई सारे लॉ आपको पढ़ने, तो लॉ हैज नो एक्सक्यूज, लॉ के पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। लॉ इग्नोरेंस ऑफ लॉ हैज आल्सो नो एक्सक्यूज। अगर आप उसको नहीं जान रहे हैं किसी कानून को, तो कोई बचत नहीं मिलती। इसको हम उस पे एक मजाक के एग्जांपल से डिस्कस कर देते हैं, क्योंकि थोड़ी वो आपकी क्लास से थोड़ी वो बात भी हट जाएगी और एक नई बात होगी। अगर किसी को ये पता ना हो, हमेशा गांव में बेचारा रहा हो और 3 सवारी 4 सवारी चढ़ के घूम रहा हो, कभी उसका ना गांव में कौन चालान करेगा, कौन ढूंढेगा उसका, और वो आ जाए कानपुर, उसकी उम्र हो गई है 40-50 साल, बचपन से उसने वहां पे मोटरसाइकिल टू व्हीलर चला रहा है, 3 लोग 4 लोग 5 लोग विदाउट हेलमेट घूम रहा है आराम से। अब वो आ गया कानपुर में, तब उसके साथ क्या होगा? क्या उसको ये प्ली काम करेगा कि अरे मेरी तो इतनी उम्र हो गई, मुझे तो कभी किसी ने पकड़ा ही नहीं, मेरा तो ये रूल नहीं, ये रूल तो मुझे पता ही नहीं, तो क्या उससे कोई छूट मिलती है? नहीं मिलती। तो जो चीज लॉ बोले वो माननी है, ठीक, हर हाल में माननी है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, और उसके साथ बेसिकली मैंने इस पॉइंट को इसलिए लिया कि उसके साथ किसी तरीके के लॉजिक नहीं चलेंगे हमारे आपके। हम भी कोई लॉजिक क्रिएट करें अगर, वो भी नहीं चलेंगे। मानना है तो मानना है कानून। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, जल्दी से ले लेते हैं रिट्रिचमेंट कंपनसेशन, कि कभी कभी लोगों को जॉब से निकाल दिया जाता है, छटनी जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में, तो दैट इज द रिट्रिचमेंट। तो रिट्रिचमेंट का जो भी इशू है, और रिट्रिचमेंट अधिकतर आप देखते होंगे ये कहाँ पर होते हैं, कि जो कि कंसर्न्स कवर होती हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में, वरना आपके साथ देखो रिट्रिचमेंट नहीं होता। बैंक में भी आप देख रहे हो कि अगर वो लोग कुछ डाउनसाइज करते हैं एम्प्लॉय वर्कफोर्स को,
वो आइदर बाय द वीआरएस और द सीआरएस करते हैं कि वॉलेंट्री रिटायरमेंट के थ्रू लोगों को इनकरेज करते हैं कि आप जो है वो रिटायरमेंट ले लीजिए, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय कम हो जाएगा, या कंपलसरी रिटायरमेंट देने लगते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो इस तरीके के कंसर्न्स हैं जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में कवर्ड हैं, बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, यहाँ पर कभी कभार नेचर ऑफ द जॉब के हिसाब से रिट्रीचमेंट करना पड़ता है। तो यहाँ पर कुछ अलाउ है कि आप रिट्रीचमेंट कर सकते हैं और रिट्रीचमेंट किया जाता है। तो अगर ये रिट्रीचमेंट हुआ है और तो उस वहाँ पर ये आपका सेक्शन 55F सब सेक्शन बी ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट लागू होगा, और वो ये बोलता है कि आपका पेमेंट किस किस हिसाब से होना चाहिए। ज़रा देख लीजिए, अगर आपको रिट्रीचमेंट का कोई भी पेमेंट हुआ है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से एक सीलिंग लिमिट है 5 लाख रुपए, और द एक्चुअल अमाउंट ऑफ कंपनसेशन रिसीव्ड, ठीक, ये आपके लिए क्या हो जाएगा, एग्जेम्पशन लिमिट। अगर आप रिट्रेंच किए गए और आपको जो रिट्रीचमेंट अमाउंट है वो 5 लाख या 5 लाख से कम मिलता है, तो ये आपके लिए एग्जेम्पशन है, अदरवाइज एग्जेम्पशन फिर नहीं है इसमें, ठीक है। और क्या क्या मिलता है ये आपको बहुत ज़्यादा सीखने की इसमें ज़रूरत नहीं है कि क्या क्या चीज़ इसमें मिलेगी, वरना आप बहुत ज़्यादा बोर हो जाएंगे, ढेर सारी चीज़ें। अब अगला पॉइंट हम लोग ले लेते हैं जल्दी से। फंड तो आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, तो अगला पॉइंट आपके लिए होना चाहिए वीआरएस, वॉलंटरी रिटायरमेंट। और वॉलंटरी रिटायरमेंट के केसेस आप लोग अपने इर्द गिर्द बहुत सारे देख रहे हो। इन द केसेस ऑफ द वॉलंटरी रिटायरमेंट आपके लिए क्या चीज़ें हैं कि वॉलंटरी रिटायरमेंट में जो भी आपको मिल रहा है दैट इज गोइंग टू बी एग्जेम्प्ट। हाँ, एक बात बेटा ऑन लीव में रह गई है कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, देखो मुझे अब याद आ रही है, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो फुल्ली एग्जेम्प्ट। ये जो 4 वाला रूल है ये किस में लगेगा, अदर देन द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक, जैसा कि आपका ग्रेचुटी के केस में हो रहा था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। कंपनसेशन ऑन द वॉलंटरी रिटायरमेंट। वॉलंटरी रिटायरमेंट में अगर आपको कंपनसेशन मिल रहा है, ठीक है, तो उसकी क्या पैटर्न है कि आपके लिए वो उसमें क्या एग्जेम्पशन लगने वाले हैं, ये आपको देखना है। तो जल्दी से पहले आप एग्जेम्पशन नोट कर लीजिए फटाफट। चार कैटेगरी है इसमें, 2 कैटेगरी सबसे पहले जो आपके लिए आसान होती है, एक द अमाउंट रिसीव्ड, दूसरी मैक्सिमम लिमिट 5 लाख, बाकी 2 पॉइंट में आपको फर्दर कैलकुलेशन पर जाना है। एक पॉइंट है आपका, और पेज है बेटा इसका 154, 154 पर आप इसको देख सकते हो। 154 पे आपको ये 4 फिगर्स दिख रही होंगी, इनमें जो सबसे कम है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। पहला आपके लिए अमाउंट रिसीव्ड, दूसरा मैक्सिमम सीलिंग लिमिट 5 लाख रुपीस, और फिर इसके बाद आपके लिए है द अमाउंट इक्विवेलेंट टू द 3 मंथ सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ द सर्विस। जितने साल की उसकी सर्विस हो गई है, मान लीजिए 10 साल, 20 साल, 20 साल की सर्विस हो गई, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कराना है आपको 3 मंथ की सैलरी से, ठीक है, 3 मंथ की सैलरी से इसको मल्टीप्लाई कराना है आपको। एक पॉइंट। अब अगला पॉइंट क्या है, सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मल्टीप्लाई बाय द बैलेंस मंथ ऑफ द सर्विस लेफ्ट, ये चौथा पॉइंट है।
कि मान लीजिए जहां वो रिटायरमेंट आप उसको वीआरएस दे रहे हो, वहां के बाद उसकी सर्विस ही अभी बाकी है कम से कम 5 साल की। तो 5 साल का मतलब 12 × 5 60 मंथ्स। तो 60 मंथ्स मल्टीप्लाई बाय द सैलरी, एक अमाउंट ये बनेगा। एक अमाउंट बनेगा द नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट, कितने बाकी हैं उसके सर्विस में। जब आपने ज्वाइन किसी को कराया होगा तो बोला होगा ना कि आपकी रिटायरमेंट हमारे डिपार्टमेंट के हिसाब से 58 पर है, 60 पर है, 62 पर है, जो भी। तो वहां तक तो उसकी सर्विस अगर रेगुलर मोड से चलती तो वहीं पर जाकर मैच्योर होती। तो दैट इज द सर्विस लेफ्ट। अगर आप उसको जल्दी रिटायर करा दे रहे हो तो जितने भी महीने बीच में बाकी हों उन महीनों को आप मल्टीप्लाई कराओगे सर्विस के सैलरी के अगेंस्ट में, एक फिगर ये बनेगी। एक फिगर बनेगी कि जितनी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस हो गई उसको 3 मंथ की सैलरी से मल्टीप्लाई कराओगे, दूसरी फिगर ये है। एक फिगर आपकी अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड अंडर द वीआरएस, और चौथी फिगर आपकी 5 लाख रुपए, इसमें से जो सबसे कम होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है। अब ये किन पर लागू हो रहा है ये आपको देखना है। पब्लिक सेक्टर कंपनीज पर, पब्लिक सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं उनके ऊपर, ठीक, उनके ऊपर ये नियम लागू हो रहा है। अब सैलरी कौन सी है इसमें? सैलरी आपके लिए एचआरए वाली है, तो एचआरए वाली सैलरी को आप लौट लीजिएगा बिल्कुल अच्छी तरीके से। अब यहाँ पर बेटा एवरेज सैलरी नहीं लेनी है, यहाँ पर आपको जो रिटायरमेंट के समय में जो सैलरी है उसी में से ये 3 कंपोनेंट पिक करने हैं। ठीक, तो आपको ये हर जगह पर थोड़ी थोड़ी सी जो चीज़ों में चेंज है इनको याद रखना पड़ेगा। शॉर्ट नोट्स एक एक दो दो पॉइंट के आप बना लीजिए। वीआरएस, उसके आगे सैलरी कौन सी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, और ये 4 पॉइंट जो अगर वैसे एम्प्लॉयज़ पे लगने हैं कि जो उस कैटेगरी में आ रहे हैं कि जिनके लिए फुल्ली एग्जेम्प्ट नहीं। तो इतनी सारी बातें हमारी आपकी रिटायरमेंट के साथ में डिस्कस हो गई, और बाकी नॉर्मल सैलरी की सारी बातें डिस्कस हो चुकी हैं। तो आई थिंक द टोटल टॉपिक ऑफ द सैलरी ये हमारा आपके साथ कवर्ड हो गया है। अब कोई भी क्वेरी आपकी जनरेट हो रही है तो वो प्लीज़ आप पूछें जल्दी से, तो पहले उसको कवर अप कर लिया जाए, फिर आगे कोई और दूसरी बात आपके साथ हो। ये बेटा रिटायरमेंट बेनिफिट से लेकर या सैलरी के किसी और पिछले पॉइंट से लेकर या पीछे कभी जो भी डिस्कस हुआ है उस पर रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपके पास आ रही है, बिकॉज यू पीपल आर गिविंग टाइम इन द क्लासेस, देन इट इज़ योर राइट टू आस्क। आप पूछिए उसको। आई ऑलवेज वेलकम द क्वेरीज, आप ज़रूर पूछिए प्लीज़ इफ़ देयर इज़ एनी क्वेरी। नो सर। ओके, तो फिर एक काम करेंगे बेटा, हम आपके पास पीछे के सारे क्वेश्चन पड़े हुए हैं, उनसे रिलेटेड आप लोगों के पास अब बुक भी है तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, दैट इज़ वेरी गुड। और पीछे के आपके पास रिलेटेड, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, रिलेटेड आपके लिए लेक्चर्स भी मौजूद हैं अगर आप उनका सपोर्ट लेना चाहो। ठीक, कुछ लोग उसको देख भी रहे हैं, ये भी मुझे दिख रहा है। तो आप उन बेटा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, ठीक, और मेल में आईडी मैंने आपको बता दी है मेरी अपनी, उस पर आप सेंड करो। तो जब आप बच्चे की प्रैक्टिस करोगे तब ही आगे के लिए बेहतरी है। ठीक ना, आप अपने लेवल से तो कर ही रहे होंगे, ये तो उसके लिए तो मैं श्योर हूँ, लेकिन आप अगर इसको करके हमारे साथ शेयर करोगे तो हो सकता है हम आपकी कुछ मदद कर पाएँ उसमें। तो लेट गिव मी अ चांस टू हेल्प यू। और अगर आप बेहतर भी हैं तो भी मुझे मौका तो आप दे ही सकते हैं ना, करने के बाद करिए उसको आप। और अगर आपका सही हो जाता है तो वो भी भेजिए, अच्छी बात है, वेरी गुड। मैं तो चाह ही रहा हूँ कि सबसे सब कुछ अच्छा हो, अल्टीमेट गोल है कि क्लास की परफॉर्मेंस अच्छी हो। सेल्फ स्टडी से हो रही है, और सेल्फ स्टडी तो द कोर थिंग, वो तो करनी ही पड़ती है चाहे कितनी भी क्लास हो जाए, ठीक ना। तो दैट इज़ अप्रिशिएबल, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप इनकी, क्योंकि ये सब्जेक्ट में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो आप प्रैक्टिस करिए इसकी।
और जो क्वेश्चन मैं डाल रहा हूँ इनको करिए, ये सारे आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, और आज मैं सैलरी से रिलेटेड आपके लिए 2-3 क्वेश्चन जरूर डालूंगा। ठीक, तो पीछे के हो गए आपके पास, ये हो गए, इन सबको करके आप इस वीक में भेजिए। जब आपके पास से एटलीस्ट मुझे 1-2 जवाब मिले तब तो मैं क्लास में डिस्कस करूं, वरना यार वो खुद ही तैयार हुए, खुद ही शीशा देख लिया वो हो जाएगा, मैंने ही सवाल डाल लिया, मैं सोल्यूशन बता दूं तो उसका क्या मतलब है। मुझे पता ही नहीं चलेगा कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पर है। ठीक, तो वो तभी बेटा मैं डिस्कस करूंगा, मैं बार बार दोहरा दे रहा हूँ, जब आपकी तरफ से कुछ मुझे ऐसा रिस्पांस आएगा कि यू आर अटेम्प्टिंग इट। ठीक है, तो डिस्कस हो जाएगा वो, वरना तो फिर वो अच्छी बात है, मैं देता तो रहूंगा खैर आपको। तो इसके एक दो कुछ क्वेश्चंस मैं सैलरी के, कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट के, कम से कम 2-2 3-3 आपको आज ही भेजूंगा ग्रुप पर, तो उनको भी आप देख लीजिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई क्वेरी आ रही है तो वो आप पूछ सकते हैं, कि उनको करने में आपको आसानी रहे। ठीक, तो अब जल्दी से हम लोग अगले टॉपिक की ओर चल देते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि आप कोई क्वेरी पूछने वाले हैं। तो अगला टॉपिक हम लोग कवर अप करते हैं अपने लिए, द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये आपका दूसरा हेड है अंडर द इनकम, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इसका चार्ज क्या सर है? यस। सर अगर ये वाला टॉपिक नेक्स्ट वीक करें तो, क्योंकि इनकम फ्रॉम सैलरी एक बार कर लेते हैं कंप्लीट। तो ये हम लोगों के पास जो टाइम बच रहा है इसका क्या होगा? इसका इसका क्या होगा? क्योंकि आप या तो पीछे जितना डिस्कस हुआ है इसमें से कोई क्वेरी हो वो डिस्कस हो सकती है, तो वो एक रिवीजन का हिस्सा बन सकती है। आपकी राय तो अच्छी है कि नया टॉपिक नए दिन से हो, आप भी उसको देख के आए, बहुत अच्छी राय है। लेकिन या तो जो जितना पीछे डिस्कस हुआ है इसको सर आप कोई अगर एक उससे रिलेटेड कोई एक न्यूमेरिकल ऐसे डिस्क्राइब कर दीजिए। न्यूमेरिकल देवी जी मैं तभी बताऊं डिस्कस करूंगा जब आप कुछ करेंगे तब। ठीक, आप करके भेजिए तब कुछ होगा उसमें, गलत भेजो ना बच्चों। क्लास इज द इशू है, तो इश्यूज आर द रिजॉल्व। अगर मैं कहीं कुछ गलत बता रहा हूँ तो मैं सुधर जाऊंगा आपके पूछने बताने से, और आप में कोई गलती है तो आप में सुधार आ जाएगा ना। तो इशू तो रिजॉल्व होने चाहिए रिगार्डिंग एनी एकेडमिक डेफिशिएंसी, तो इसके लिए है। और मैं बोल तो रहा हूँ कि खुद ही कपड़े पहने खुद ही शीशा देखने लग गए, इसका क्या मतलब है? नथिंग। तो आप जब कुछ करके भेजेंगे तभी वो डिस्कस होंगे। चलिए आपकी बात को हम आगे ले लेते हैं, और पीछे की जो एक आध चीज़ें हैं उनको डिस्कस कर लो आप। जो मैंने सोचा था कि और आगे कोर्स तक चला जाएगा तब डिस्कस कर लेंगे, टैक्स इवेजन टैक्स अवॉइडेंस, ये पॉइंट आपका छूटा हुआ है। यस सर। यस, इसकी बात कर लीजिए, व्हाट इज टैक्स इवेजन एंड अबाउट द टैक्स अवॉइडेंस एंड व्हाट इज द टैक्स प्लानिंग। इसके डिफरेंस आते हैं, या कभी कभार पूरा पूरा एक क्वेश्चन आ जाता है इसमें लिखने के लिए। चाह मैं ये रहा था कि जैसे आपके आगे के टॉपिक्स सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड और क्लबिंग ये सब अगर डिस्कस हो जाते तो इसके बाद इसको बड़ी जल्दी आप समझ जाते, इसलिए मैंने इसको छोड़ा हुआ था। अच्छा हाँ, एक पॉइंट है वो इस सैलरी से ही रिलेटेड है। आप जल्दी से उस पेज पे बेटा आ जाओ जहाँ पे सैलरी के सारे कंपोनेंट लिखे हुए हैं, मीन्स एट द वेरी स्टार्ट। आप देखोगे मैं बोल रहा हूँ पेज नंबर 79, खोलिए फटाक से। यस सर। ये यस मिल गया। तो ये पॉइंट थोड़ा गहरा है इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया था। तो आप देख रहे होगे कि सैलरी इंक्लूड्स में वेजेस है, पेंशन है, ग्रेचुटी है, एनी फीस कमीशन, एनी एडवांस, एनी पेमेंट, एनी एनुअल एक्रिशन। ये बात के जो 3 पॉइंट थे मैंने आपके लिए छुड़वा दिए थे कि इनको हम तब डिस्कस करेंगे कि जब हम लोग फंड को पढ़ लेंगे। याद आ रहा है? तो एनी एनुअल एक्रिशन टू द बैलेंस क्रेडिटेड, तो ये 12% से ऊपर वाला है, और 9.5% से ज़्यादा अगर इंटरेस्ट आ रहा है आपके खाते में तो वो सैलरी में जुड़ जाएगा। ये है पॉइंट नंबर 7। ये पीएफ के साथ आपका डिस्कस हो गया। ओके, इस यस पेज सर। पे बेटा आके, हाँ ये डिस्कस हो गया। अब आपके लिए पॉइंट नंबर 8 और पॉइंट नंबर 9।
तो पॉइंट नंबर 9 को देखते हैं, द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द गवर्नमेंट और अदर एम्प्लॉयर इन द प्रीवियस ईयर टू द अकाउंट ऑफ द एम्प्लॉय अंडर द पेंशन स्कीम नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये किस चीज की बात कर रहा है? ये एनपीएस की बात कर रहा है। जो एनपीएस आपने पढ़ी अंडर सेक्शन 80 में, जो आपने एनपीएस पढ़ी उसमें आपने पढ़ा होगा कि 14% के सैलरी के ऊपर का जो हिस्सा, क्योंकि एनपीएस में आप जो डाल रहे हो दूसरा हिस्सा तो सरकार डाल रही है ना उसमें। अब आपका फंड क्रिएट नहीं होता नए एनपीएस के हिसाब से, न्यू पेंशन स्कीम के हिसाब से, तो आपका फंड में तो पैसा कटता नहीं है। तो आपको पेंशन तो गवर्नमेंट देगी नहीं ना। अब तो आपको एनपीएस से उसने जोड़ दिया, तो एनपीएस में जो पैसा वो डालती है, आपने जो डाला एनपीएस में और जो सरकार ने डाला उतना, तो अगर वो आपके 14% से ऊपर हो गया तो वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। उस बात को ये यहाँ पे बोल रहा है, पॉइंट 9। ठीक, अब पॉइंट 8, टैक्सेबल पोर्शन ऑफ द ट्रांसफर्ड बैलेंस। ये क्या भला है? इसके लिए आपको ध्यान से मेरी बात सुननी पड़ेगी और इसमें मेरे ख्याल से 10 मिनट लगभग लग जाएंगे। आपने 3 तरीके के फंड पढ़े, 4 तरीके के जो भी पढ़े, वो एसपीएफ, आरपीएफ, यूपीएफ एंड द पीपीएफ। ठीक है, तो जो बेटा यूपीएफ है, कोई उसका मेंबर क्यों बने ये बताइए मुझे। अगर आप किसी कंसर्न में एम्प्लॉय हैं और वहाँ पे यूपीएफ चलता है तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि आपका साथ का कोई जो पास आउट फ्रेंड है वो किसी ऐसे संस्थान में है जहाँ पे आरपीएफ है, तो आप लोग जब किसी ओकेजन पे मिलोगे तो आपस में चर्चा होगी, तो वो बताएगा हाँ यार फंड तो मेरे यहाँ भी कटता है, दूसरा बोलेगा हाँ जी मेरे यहाँ भी कटता है। तो यार वो मुझे पता चला है कि जब मैं रिटायर होऊंगा तो इसका कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जो भी पैसा मिलेगा इकट्ठा, है ना। अच्छा, और जो वो मैं साल के साल जमा करता हूँ ना, उसको भी मैं अपनी सैलरी से डिडक्शन ले सकता हूँ अंडर 80C। यार मुझे तो नहीं मिलता, तो यूपीएफ वाले का दिल एकदम से छोटा हो जाएगा और फिर उसके अंदर ये डिमांड क्रिएट हो जाएगी कि यार काश मेरा भी फंड ऐसा ही हो जाता, कि यार मुझे भी 80C की छूट मिल जाती और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इसका पूरा पूरा एग्जेम्पशन मिल जाता। लगेगा ना सबको? हाँ बिल्कुल लगेगा भाई, स्वाभाविक बात है। तो अगर ऐसा सबको लगने वाला है तो सारे के सारे लोग जो यूपीएफ के मेंबर हैं वो मिल करके अपने एम्प्लॉयर के पास जा सकते हैं। एनी उस कंसर्न में अगर 10, 20, 30, 40, 50 लोग काम कर रहे हैं जहां पर अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड चल रहा है, तो वो सारे के सारे लोग मिल के अपने एम्प्लॉयर के पास जा सकते हैं, उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर जो भी करिए आप मेरे इस फंड को आरपीएफ कन्वर्ट करा दीजिए, तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट तो हम लोग टैक्स से बच जाएंगे और अभी एटलीस्ट जो भी हम जमा करते हैं उस पर भी हमें साल के साल छूट मिल जाएगी। 2-3 बातें आप और समझ लीजिए कि एसपीएफ जिन डिपार्टमेंट में लागू है उनमें लागू है, उसको कहीं आप अप्लाई नहीं करा सकते। ठीक, वो शुरुआत से जहाँ पे लागू है वहाँ पे लागू है। गवर्नमेंट कंसर्न्स में अधिकतर सब जगह पर एसपीएफ है, तो अगर एसपीएफ जहाँ लागू है वहाँ लागू है, वो नए हिसाब से नहीं आता कि आपको क्या हो जाए तो एसपीएफ लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। आरपीएफ ऐसा है, उसका नाम है रिकॉग्नाइज्ड। उसके साथ में कुछ रूलिंग्स हैं कि जब आप कोई लॉ ये वाला पढ़ोगे रिगार्डिंग ई प्रोविडेंट फंड भी आपके कोर्स में होगा लॉ, तो वो जब आप पढ़ोगे तो उसमें रूलिंग्स हैं कि 20 से ज़्यादा एम्प्लॉई हो, इतना टर्नओवर हो, तो वहाँ पर जो अगर फंड क्रिएट हो रहा है तो उसको आरपीएफ में हम अगर विजिट करने जाएंगे तो कन्वर्ट कर देंगे, या कन्वर्ट हो जाना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए एम्प्लॉयर को। तो इन केस जहाँ पे यूपीएफ चल रहा था और फर्दर ऑफ द टाइम ऐसा कुछ होता है कि वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं कि जिससे वो यूपीएफ आरपीएफ में कन्वर्ट हो सकता हो। यानी मैं एक एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ कि 20 से ज़्यादा अगर एम्प्लॉय हो जाएं तो आरपीएफ अप्लाई हो सकता है। ये कंडीशन मान लो पहले एम्प्लॉय थे 18, सारे एम्प्लॉइज पे ध्यान लगाए थे कि यार हम लोग 18 ही हैं, अगर 20 हो जाते तो आरपीएफ हो जाता तो पैसा बचता, और फिर उन्होंने 3-4 लोगों की, अच्छा ऑर्डर आ गया, 3-4 लोगों की भर्ती कर ली, तो ये दिखा कि यार अब तो हम लोग 22-25 हो गए, तो सब मिल के एम्प्लॉयर के पास पहुंचते, कहते इसको आप आरपीएफ में कन्वर्ट कराइए। तो एम्प्लॉयर के ऊपर भी पूरा प्रेशर हो जाता है कि हाँ यार कराना पड़ेगा वरना ये लोग काम नहीं करेंगे। तो एक एप्लीकेशन मूव करता है आरपीएफ फंड डिपार्टमेंट को कि मेरे इस फंड को जो मैं खुद चला रहा था अनरिकॉग्नाइज्डली, इसको आप आरपीएफ में कन्वर्ट कर दीजिए।
ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से आपके काम की बात है। अभी तक तो केवल उसकी भूमिका थी जिससे बात समझ में आए। तो अगर वो पहुंचता है अपने फंड ऑफिस के पास में और उनसे बोलता है कि इसको आप कन्वर्ट करो आरपीएफ में, तो फंड ऑफिस उसकी एप्लीकेशन को देखेगा कि द रिक्वायर्ड कंडीशंस आर फुलफिल्ड, क्या इनका जो प्रेमिसेस है वो इतना है, इनके यहाँ इतने एम्प्लॉय हैं और ये इस हिसाब से बुक्स को मेंटेन कर रहे हैं। इफ ऑल द कंडीशन आर सेटिस्फाइंग, तब वो उनके फंड को आरपीएफ में कन्वर्ट कर सकता है। कन्वर्ट कर सकता है, मैं बोल रहा हूं। एक कंडीशन ये कि आप यूपीएफ बिल्कुल बंद कर दो और नया आरपीएफ खोल दो, वो कंडीशन जुदा है, ठीक ना। वहां पे जितना आपने यूपीएफ का पैसा 18 लोगों का इकट्ठा किया है, उनका वहां तक का सारा हिसाब कर दो, पेमेंट कर दो, बोल दो आज से आरपीएफ चालू। इसमें कोई झगड़ा नहीं है। झगड़ा कहाँ पे है कि जब आप ये चाहो कि मेरा जो यूपीएफ चल रहा है यही यूपीएफ आरपीएफ में कन्वर्ट हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका यूपीएफ 8 साल से 10 साल से 15 साल पीछे से चल रहा है, तो आपका यूपीएफ 8 साल से 10 साल से 15 साल पीछे से आरपीएफ हो जाए। आप समझ रहे हैं ना बात, कि किसी भी चीज के ऊपर अगर आप लेबल बदल के दूसरा लगा दोगे तो वो वहीं से मानी जाएगी ना जहां से शुरुआत हुई है उसकी। मतलब वो यूपीएफ वहां से आरपीएफ हो जाएगा कि जहां से वो यूपीएफ रन करना स्टार्ट हुआ था। इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा। तो अगर फंड डिपार्टमेंट इस पे राजी हो जाता है कि हम इसको आरपीएफ में कन्वर्ट करेंगे, तो नाउ द लायबिलिटी रिगार्डिंग द claim, now the liability regarding the disbursement at the time of retirement of the fund money or the liability to settle down the claim of the loans against the fund, जितनी भी तरीके की लाइबिलिटी है ये इसके ऊपर आ जाएगी, फंड डिपार्टमेंट के ऊपर। अभी तो वो ऑफिस ही काट रहा था, अपने पास रख रहा था, और वो उसने बता दिया था सबके इतने पैसे एक किताब में चढ़ा हुआ था, और भैया जब रिटायरमेंट होना तो ले लेना। कहीं कोई रिकॉग्निशन नहीं था उसका, यही यूपीएफ है। अब अगर फंड डिपार्टमेंट उसमें आ गया, जो आप देख रहे होंगे एक फंड ऑफिस है जेके मंदिर के सामने, जब कभी कानपुर में आपके है, ये रीजनल ऑफिस है, जब आप जेके मंदिर के सामने से निकलो तो आप देखते हो कि वहाँ पे एक ईएसआई का ऑफिस है और एक फंड ऑफिस है, प्रोविडेंट फंड ऑफिस, ईपीएफओ बोलते हैं उसको, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑफिस। इसकी बात मैं कर रहा हूँ। इसके अंतर्गत जो भी ये एक डिपार्टमेंट है, इसके अंतर्गत कई सारी फैक्ट्रीज, कई सारे कंसर्न्स के फंड चल रहे हैं। इन फंड्स को हम लोग बोलते हैं आरपीएफ। अब आपको बात समझ आ रही होगी। तो कोई कंसर्न है जहाँ 18 लोग थे या कोई कंडीशन फुलफिल हो गई, अब उस यूपीएफ को आरपीएफ में कन्वर्ट होना है, सारी शर्तें पूरी हैं और वो राजी है। तो जब वो राजी है तो अब यार जब सारे लाइबिलिटीज और सारे क्लेम्स फंड डिपार्टमेंट को देने हैं, तो कोई आदमी अगर 10 साल पीछे से काम कर रहा है और वो 5 साल बाद रिटायरमेंट हो जाएगा, तो वो पैसा लेने कहाँ आएगा? अपने मालिक के पास तो जाएगा नहीं फंड का पैसा लेने, वो तो आएगा फंड ऑफिस, क्योंकि अब उसका फंड हो चुका है आरपीएफ। तो फंड ऑफिस क्या कहेगा? फंड ऑफिस ये कहेगा कि जितना पैसा आपने काटा है अब तक पिछला, ये विद रिकॉर्ड आप सारा मेरे पास जमा करिए। जस्टिफाई बात है, तभी तो हम दे पाएंगे ना। आपने किसका 100 काटा है, किसका 50 काटा, ये मिल के कितना बना, क्या इंटरेस्ट आप दे रहे हो, ये सारा आप जमा करो। ठीक, जमा कर दिया, तभी तो हम दे पाएंगे। ठीक, यहाँ तक की तो बात पे आप बिल्कुल एग्री करेंगे, नॉर्मल बात है। अब ये ट्रांसफर बैलेंस कहाँ से जनरेट हो रहा है? ये सैलरी का हिस्सा है, ये वो ट्रांसफर नहीं है जो फंड ऑफिस ने ले लिया। ये तो फंड ऑफिस लेगा ही लेगा, क्योंकि उसे पेमेंट करना है। आपके यूपीएफ का सारा डिटेल, सारा रिकॉर्ड और सारा उसके अगेंस्ट में कलेक्टेड फंड ले लेगा। आप क्या बोल रहे हैं वो, अब उसे पता चल जाएगा कि क्या आपने काटा है, वही 4 बातें, क्या आपने जमा किया है, क्या एम्प्लॉयर ने जमा किया है, क्या आपके जमा किए हुए पे ब्याज है, और क्या एम्प्लॉयर के जमा किए हुए पे ब्याज है। ये चारों बातें उसे पता चल जाएगी हर ईयर के रेस्पेक्टिव। हाँ, पता चल जाएंगी। जैसे ही उसे पता चलेंगी, क्योंकि उसने आपके फंड को बैक डेट से आरपीएफ कर दिया है जहां से आपका यूपीएफ था, तो वो साल, बहुत ध्यान से सुनिएगा, वो साल, जिन जिन साल में आपके एम्प्लॉयर ने आपको 12% से ज्यादा दे दिया है, जिन जिन सालों में आपको 9.5% से ज्यादा मिल गया है,
समझ आ रही है बात? जिन जिन सालों में आपके एम्प्लॉयर ने आपके फंड में 12% से ज्यादा डाल दिया था, क्योंकि यूपीएफ था तो कोई पूछने वाला नहीं था, जिन जिन सालों में आपके एम्प्लॉयर ने 9.5% से ज्यादा ब्याज आपको दे दिया है, तो उन उन सालों का वो ज्यादा ब्याज प्लस उन उन सालों का वो ज्यादा शेयर जो 12% से ज्यादा है, वो सारा का सारा जोड़ करके आपकी सैलरी मान लिया जाएगा। दिस इज कॉल्ड द ट्रांसफर्ड बैलेंस। यानी जो बैलेंस आपके फंड में ट्रांसफर हुआ था उसका टैक्सेबल एरिया वो निकाल देगा आरपीएफ, और बता देगा आपको कि इस साल के अगेंस्ट में इन्होंने 15% डाले थे तो 3% अमाउंट इतना बन रहा है, इस साल के अगेंस्ट में इन्होंने 17% डाले थे तो 4% का अमाउंट इतना बन रहा है। ऐसे करके वो सारा आपको डेटा करके एक टोटल बता देगा कि इतना ज्यादा उन्होंने आपके लिए कंट्रीब्यूट किया 12% से ऊपर इन टोटलिटी, और हर इन सालों में आपको 9.5% से ज्यादा ब्याज मिला, तो इन टोटल आपका जो ब्याज ज्यादा हुआ वो इतना है। दिस इज द बैलेंस विच शुड बी द पार्ट ऑफ योर सैलरी, और इस बैलेंस को बोला जाएगा ट्रांसफर्ड बैलेंस। इज इट पॉइंट क्लियर? यस सर। तो ये है बेटा पॉइंट नंबर 8। तो मैं बार बार बोलता हूँ कि टैक्स के रिलेटेड इसमें बहुत ही, इसीलिए आप जब क्वेश्चन करके लाओगे ना तो आप देखोगे कि कई जगह पर कुछ ना कुछ आपको दिक्कतें आएंगी, वही हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और नहीं आती हैं तो बहुत अच्छी बात है, पीठ थपथपाने की बात है, वो मेरे लिए फक्र की बात है, पर शेयर तो जरूर करना चाहिए। ठीक, तो ये एक पॉइंट मेरे हिसाब से मुझे अचानक याद आ गया कि जो डिस्कस होना चाहिए था तो वो भी डिस्कस हो गया। और ये डिस्कस बेटा तभी हो सकता था जब आप लोग फंड को पढ़ चुके हों। अब आपको पता है यूपीएफ क्या है, आरपीएफ क्या है, तो आप इस बात को आसानी से समझ पा रहे हैं। वरना जिस समय सैलरी का स्टार्ट था उस समय इस पॉइंट को हम डिस्कस करते तो ये समझ भी नहीं आता। ठीक, तो इसीलिए मैंने टैक्स इवेजन। सर यस, हाँ बोलो बेटा। सर जब यूपीएफ से आरपीएफ में कन्वर्ट हो रहा है, इसके बाद तो एम्प्लॉयर 12% से अबव और 9.5% से अबव नहीं दे सकता है ना? नहीं 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 नहीं, देने के लिए कोई रोक नहीं है, दे सकता है। जिस साल भी वो देगा वो उसी साल के में जुड़ जाएगा आपके लिए। वो पॉइंट अच्छा नंबर, ठीक है। वो आपके लिए पॉइंट नंबर 7 बन जाएगा सैलरी के पर्पज से। देने पे कोई रोक नहीं करता भाई, ये तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के रिलेशन है ना, कि कोई एम्प्लॉय मेरे लिए इतना का वैल्यूएबल है कि मैं चाहता हूँ कि यार पता नहीं क्या लुटा दूं, ये आदमी बहुत काम का है, इसके कारण मुझे बड़ा बेनिफिट है, तो हम उसके फंड में 12 क्या हम 20% डाल रहे हैं, मेरी इच्छा, तो आप डाल सकते हैं। कोई किसको कितनी तनख्वाह देगा इस पे तो कोई सरकार रोक नहीं लगाती। आप चाहिए तो, ये तो आपस का एग्रीमेंट है ना, आप चाहिए 5,000 में किसी से काम करा लीजिए, आप चाहिए 5 लाख में कराइए। आपकी पेइंग कैपेसिटी और उसकी वर्किंग कैपेसिटी, इसके बीच का सामंजस्य है, इस पे किसी सरकार का कोई सर रोक क्लियर नहीं हो है। गया। ठीक, तो इतनी बात है। जिस साल वो ऐसा ज्यादा करेगा आरपीएफ का, उसी साल हम उठा के आप उस साल की सैलरी में जोड़ते जाओ। अब ये हमने पीछे से इसको कन्वर्ट कर दिया था, तो कई सालों में अगर उसने ऐसी गलती की है तो वो सारा बैलेंस उठा के इकट्ठा जोड़ देंगे, तो ये ट्रांसफर्ड बैलेंस है। ठीक, तो अब आप को एक दो मैं बात दोबारा दोहरा दे रहा हूँ, 2-3 क्वेश्चन डालूंगा, उनको और पीछे वालों को सबको अटेम्प्ट करो और भेजो मेरी मेल आईडी पे। तब हम लोग एक दिन के सेशन में जैसे ही इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे तो यू विल फाइंड दैट बड़ा अच्छा आपका रिवीजन हो जाएगा, कई सारे पॉइंट उसमें कवर अप हो जाएंगे इन क्वेश्चंस के साथ में। ठीक, तो इसमें कोऑपरेट बेटा आपको करना है थोड़ा सा। तो अब जल्दी से सारी बातें लगभग हो ही गई हैं, तो नाउ इट इज़ टाइम टू मीटिंग को छोड़ ही दिया जाए। अगर आपको कुछ कहना है और कुछ पूछना है या कुछ बात बोलनी है तो आप बोल सकते हैं। इफ एनीथिंग यू हैव टू से। पढ़ाई से हट के नो कुछ सर। बात, हाँ बोलिए। ये सीता जी बोलिए। नो सर, कुछ नहीं कहना है। ओके, चलिए फिर, बहुत अच्छी मीटिंग थी आप लोगों के साथ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। तो नेक्स्ट वीक ओके में मैं सर। उम्मीद रखता हूँ कि आप कुछ करके हमसे मिलेंगे। ओके, थैंक यू।